बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रियासत अवाम के साथ सलमान हैदर। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले सबसे पहले हम ज़रा मजम्मत कर लें। वैसे तो आज 9 नवंबर थी, अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम विलादत था, लेकिन उस मौके पर दहशत गर्दों ने कोयटा में दहशत गर्दी की और पाकिस्तान के अमन को तबाह करने की कोशिश की। लेकिन साथ साथ हमको उम्मीद है माजी की तरह इस बार भी पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ सीसा पलाई दीवार बनकर खड़ी होगी ताकि इन बुज़दिल दहशतगर्दों का मुकाबला किया जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी तय है कि ना ही वो पुरानी पॉलिसियाँ इस वक्त चलती हुई नज़र आ रही हैं, ना ही वो बलूचिस्तान है और ना ही वो बलूचिस्तान की आवाम के उन पॉलिसीज़ के साथ कंटिन्यू हो। डेफिनेटली जब दहशतगर्दी के चैलेंजेस नए हैं तो पॉलिसीज़ को भी नए तरीके से लागू होना ज़रूरी है। तो इस मजम्मत के साथ तो हमने आगाज़ कर दिया, लेकिन बढ़ें ज़रा आगे की जानिब। तो तगड़ी कानून साजी के बाद ख़ुद को काफ़ी तगड़ा महसूस करने वाली हुकूमत को दबाव में लाने के लिए तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर से सड़कों पर आने के लिए तैयार है। और आज तहरीक इंसाफ की जानिब से सबाबी में एक ज़बरदस्त किस्म का पावर शो भी किया गया, जिससे ख़िताब भी किया गया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने कि नवंबर के महीने में इमरान खान साहब एहतजाज की कॉल देंगे और हम लोग इस बार तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक इमरान खान साहब रिहा नहीं हो जाएंगे। और इस पर बाकायदा अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से कारकुनों से हल्फ तक लिया गया है। पिछले एहतजाजों से यह एहतजाज कितना मुख्तलिफ होगा, डेफिनेटली एक सवाल है, क्योंकि तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर एहतजाज के लिए इमरान खान साहब की कॉल की मुंतज़िर तो है। क्या एहतजाजी तहरीक से ये इंसाफ ले पाएंगी, ये एक अहम तरीन सवाल, क्योंकि तहरीक साहब ने लास्ट टाइम जो डी चौक पर एहतजाज की कॉल दी थी उस पर लीडरशिप तो गायब थी, मगर गंडापुर साहब भी KPK हाउस पहुँचे और उसके बाद लापता हुए थे। कारकुनान मार खाते रहे, गिरफ्तार भी हुए। सवाल ये भी है कि ये अहम महाज है और इस महाज राय की सियासत से इमरान खान साहब की मुश्किलात क्या कम हो सकती हैं या इसमें कुछ मज़ीद इजाफा होगा, क्योंकि एक मरतबा फिर से बानी PTI की मिलिट्री ट्रायल की चहमगोइयाँ शुरू हो गई हैं। दूसरी जानिब हुकूमत तहरीक इंसाफ पर NRO लेने का इल्ज़ाम भी लगा रही है। अता तारड़ साहब और आज वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी साहब तक ने यह कह दिया कि जलसे जुलूसों का मकसद अडयाला जेल के कैदी के लिए NRO मांगना है। हुकूमत तहरीक इंसाफ के एहतजाज से कैसे निपटेगी? क्या माजी की तरह कोई खंदकें खुदेंगी, शेलिंग होगी? क्योंकि आज भी PTI के एहतजाजी कॉल के पेश नज़र हालांकि मामला सवाबी का था, लेकिन इस्लामाबाद के इर्द गिर्द कंटेनर लगा दिए गए थे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच के क़याम और जजेस की तादाद में इजाफे के बाद क्या अदलिया और एग्जेक्टिव में कोई तनाव कम होगा या मज़ीद बढ़ेगा? ये तमाम अहम तरीन मौज़ूआत हैं। मैं आपका तारुफ कराता चलूँ, फिरदौस शमीम नकवी साहब एडिशनल सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो हमारे साथ मौजूद हैं। ताहरा औरंगज़ेब साहिबा मेंबर कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून की रहनुमा, सेनेटर बैरिस्टर ज़मीर हुसैन घुबरू रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो हमारे साथ हैं। हाफिज़ एहसान अहमद माहिर कानून, और माहिर कानून होने के अलावा JUI के कैंप में भी अभी 26वीं आईनी तरमीम के जब मुसविदा फाइनल हो रहा था उस वक्त भी वो बहुत देखे गए हैं। तो हाफिज़ एहसान अहमद साहब, मैं आप ही से गुफ्तगू का आगाज़ करूँ तो ये सबसे ज़्यादा मुनासिब होगा। आप मुझे बताएं एक्सपर्टीज़ क्या हैं आइनी और कानूनी मामलात पर, क्योंकि वकला के जानिब से जो लीडरशिप है, स्पेशली अली अहमद कुर्द, मुनीर मलिक और हामिद खान साहब, ये तहरीक का ऐलान कर चुके हैं कि एक अदद फुल कोड हो इस मुतालबे के साथ। तो ऐसा हो पाएगा? आसान है ये? आसान है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर सलमान पाकिस्तान के अंदर 26वीं आइनी तरमीम ना आती और पाकिस्तान की जारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं माइनस PTI, और PTI की भी इनडायरेक्टली सारे प्रोसेस के अंदर कॉन्फ्रेंस भी है और उसने इस प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट भी किया है, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट का प्रोसेस हो, वहाँ पे भी उन्होंने नॉमिनेशंस दी, और जुडिशल कमीशंस की भी जो आपके सामने 2 मीटिंग्स आई हैं उनके अंदर भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो अगर उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो 26वीं आइनी तरमीम अगर ना आती तो शायद फुल कोर्ट का मुतालबा जो था वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से किया जाता और पाकिस्तान का चीफ जस्टिस जो है उस मुतालबे को मान के इस जो आइनी तरमीम 26वीं है उसको किसी न किसी तरीके से फ़िक्स कर देता। अब मामला ये है कि जब 26वीं आइनी तरमीम आ गई है तो पाकिस्तान के अंदर अब जितने भी मामलात हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं या आर्टिकल 199 की जो एपलेट जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 185 के नीचे है या एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की, वो सारी की सारी जो है वो पाकिस्तान की जो रेगुलर सुप्रीम कोर्ट है वहाँ से ट्रांसफ़र हो गई हैं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो भी बन गया है, आपने
देखा कि पिछली मीटिंग के अंदर बना है 7 मेंबर्स बेंच बना है और 2 माह के लिए से है, तो लिहाजा अब कोई भी मामला ऐसा है जिसने फिक्स होना है वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के आगे आएगा। दूसरा ये है कि इसको फिक्स कौन करेगा। अब जो 26वीं आईनी तरमीम है, इसके बाद जो है पाकिस्तान के चीफ जस्टिस या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की जो कमेटी है उसके पास कोई पावर नहीं है कि इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को अपने बेंच के अंदर फिक्स करे। ये भी मामला जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल 191A1 है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच और उसके जो 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन है, जस्टिस मंदोखेल हैं और जस्टिस मज़र हैं, अब उन्होंने ये फैसला करना है कि हमने कौन सा केस कब फिक्स करना है। और एक जो अमेंडमेंट आई है वो ये आई है कि जी फर्स्ट प्रायोरिटी उनको दी जाएगी जो आपके पहले नंबर्स पे आए हुए हैं। तो अगर इन सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो एक पॉलिटिकल मूव तो की जा सकती है, लेकिन आप ये कहें कि उससे एक एजिटेशन आएगी और जिस एजिटेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाती है वो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब। तो सलमान, ना आज चीफ जस्टिस रोड पे हैं, ना आज चीफ जस्टिस जो हैं उनके लिए सारी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ना ऐसा कोई मामला है कि जिसके अंदर आप ये कहें कि जी जनरल मुशर्रफ की को एमरजेंसी है। इस वक्त सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ बशमूल PTI जो है वो पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस पर उनको ट्रस्ट भी है, उन्होंने उसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर मीटिंग्स भी कर ली हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान का जो अभी सुप्रीम कोर्ट का रीसेंट इलेक्शन आया है उसके अंदर जो 26वीं आईनी तरमीम पर बात करके इलेक्शन लड़ा गया था, पाकिस्तान के मेजॉरिटी लॉयर्स ने उसको रिजेक्ट किया है, यानी कि 26वीं आईनी तरमीम के कॉन्टेक्स्ट को एक्सेप्ट किया है। तो अगर इन सारों के अंदर देखा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त एक ऐसी मूवमेंट है या एक ऐसी चीज़ है। हाँ, एक चीज़ ऐसी थी और वो ये थी कि अगर जस्टिस मंसूर ने जो लेटर लिखा है, अगर उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जो है वो एक फुल कोर्ट की मीटिंग बुलाते, यानी कि हाउस की अपने सुप्रीम कोर्ट के, और उसके बाद केस फिक्स करते, तो शायद चीज़ें जो थी किसी और तरफ थी। और मैं समझता हूँ यानी वो वक्त गुजर गया ना, एहसान साहब, वो वक्त गुजर गया। लेकिन ये बता दें कि मैं सवाल एक कर लूँ इसके साथ ही अटैच कर देता हूँ ना कि वकला की जो कॉल है, जो वो कह रहे हैं मुतालबा कर रहे हैं फुल कोर्ट, आप कह रहे हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद तो ये फुल कोर्ट बन ही नहीं सकती, अब तो ये आईनी बेंच ही करेगा जो 7 रुकनी बेंच है। इसके अलावा जो दरख्वास्तें गई हुई हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से, जमात इस्लामी की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और अब तो मुत्तहदा अपोजिशन भी बीच में आ गई, महमूद खान अचकज़ई साहब आ गए, अख्तर बेंगल साहब आ गए, ये तमाम अफराद आ गए। तो इसका मतलब है बस 26वीं आईनी तरमीम हो गई, अब इसको चैलेंज कहीं नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी तो अभी भी है ना। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी तो अभी भी है ना। देखें, एक सलमान जो 26 नहीं, वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की कमेटी है वो अब रह गई है आपके रेगुलर केसेस के लिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो है उसका कोई ताल्लुक नहीं है जो पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल 184(3) के नीचे अगर आप पिटीशन फाइल करते हैं या आर्टिकल 199 के नीचे हाई कोर्ट से उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट के अंदर आती हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा ये है कि हमने पिछले 10-12 साल से जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को कॉन्ट्रोवर्शियल किया हुआ था कि जी फुल कोर्ट, मेरा ख्याल है कि ये लेजिस्लेचर्स ने अब डिज़ाइन कर लिया है कि अब इस मामले के ऊपर जाके सुप्रीम कोर्ट को या जजेस को क्रिटिसाइज करने की बजाय हम एक बेंच, और बेंच भी जो है सलमान, ये PTI का आइडिया है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का आइडिया नहीं था, सारे के सारे पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ थे। और इसीलिए आपने ये देखा है कि एक तरफ आप फुल कोर्ट कहते हैं, दूसरी तरफ आपका 7 मेंबर्स बेंच है, एक तरफ आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी कहते हैं, दूसरी तरफ आर्टिकल 191 है। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो मैकेनिज्म बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का PTI के कहने के ऊपर, वो ये वर्केबल नहीं है और हमें अल्टीमेटली जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा, नहीं तो इसी तरह की लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्प्लिकेशंस जो है वो कंटिन्यू रहेंगी और सिस्टम जो है वो स्टेलमेट की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जाता जाएगा। यानी अल्टीमेटली ये 7 रुकनी जो आईनी बेंच है वही इसको सुनेगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। ज़मीर हुसैन साहब, आप ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब नवंबर के महीने में हतमी कॉल दी है, क्या हुकूमत को इस सिलसिले में परेशान होना चाहिए? और दूसरा, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर साहब कहते हैं, बल्कि दावा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब भी इलेक्शन होंगे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अगले वज़ीर आज़म होंगे पाकिस्तान के। इस दावे में वज़न कहाँ से डालें जी? मेरे ख्याल में जो है वो पहले जो आपका पार्ट है क्वेश्चन का वो ये है कि पीपल्स जो तहरीक इंसाफ है वो तहरीक चलाना चाहती है। मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ ने पहले भी तहरीक चलाना शुरू की थी जब SCO कॉन्फ्रेंस हुई थी,
और उसके बाद भी कोशिश की थी, लेकिन वो बंदे नहीं निकाल सकी, आवाम ने उनको जो है रिस्पॉन्ड नहीं दिया। इस तरह से वो सियासत में जो है रेलिवेंट रहने के लिए ये इशू उठाते हैं 26 अमेंडमेंट का और अपने लीडर की आज़ादी का। तो मेरे ख्याल में इस मसले पर जो है वो लोग बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं हैं। जो मुल्क में माशी जो है वो इंडिकेटर्स हैं वो जो है वो गवर्नमेंट के हक़ में हैं। IMF के साथ एग्रीमेंट हो गई है, बिजली की कीमतें कम हो रही हैं, मैक्रो इंडिकेटर्स या बाहर की तरसीलात जो है ये इशू है, जो इकनॉमी के इश्यूज़ हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो फेवरेबल हैं। तो इस सूरत हाल में कोई भी तहरीक नहीं चल सकती अनलेस देयर इज़ अ इकनॉमिक इशू। तो ये जो 26 अमेंडमेंट वाला इशू है ये भी इनडायरेक्टली तो PTI के सपोर्ट से हुआ है, क्योंकि हम तो चाहते थे कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो और वो कोर्ट नहीं बनाई गई और इन्होंने इसरार किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हो। अभी उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पर एतराज़ उठाना, और जबकि इलेक्शंस में जैसे एहसान साहब ने कहा कि मैंडेट मिला है इस चीज़ को कि 26 अमेंडमेंट को तस्लीम किया गया है, तो इस हवाले से जो है वो PTI की मूवमेंट कोई नहीं होनी। सियासत में रेलिवेंट रहने के लिए ये होता है कि पार्टीज इशू लाती हैं, ये भी उनके लिए एक इशू है कि सियासत में हम रेलिवेंट रहें। एज़ फार एज़ दी स्टेटमेंट ऑफ द पंजाब गवर्नर इज़ कंसर्न, ये तो हमें बिल्कुल राइट है हर पॉलिटिकल पार्टी को कि हमारा यही है बिलीफ कि नेक्स्ट जो भी इलेक्शंस होंगे हम आवाम को मोबिलाइज़ करेंगे और चारों सूबे में आवाम को मोबिलाइज़ करेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही वज़ीर आज़म आएगा। और इस हवाले से जो है वो हम पहले भी जो है वो यानी ये महज राइट की बिना पर कहा है और उम्मीद की बिना पर कहा है कि हम मोबिलाइज करेंगे, कहीं से कोई गारंटी तसल्ली कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हम तो आवाम की ताकत पर यकीन रखते हैं। बल्कि देखें तारीखी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कैसे मुख्तलिफ सूबों से निकाला गया, उनको जो है वो पार्टिसिपेशन नहीं करने दिया गया, इलेक्टोरल फील्ड में जो है वो उनको जो हिस्सा नहीं दिया गया या उनको जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से निकाला गया। तो मेरे ख्याल में अभी जो पाकिस्तान में अगर इवन हैंडेड जो है वो पॉलिसी होगी और पाकिस्तान के तमाम सूबों में जो है वो हम इलेक्शन वर्क करेंगे, आवाम को अपना प्रोग्राम ले जाएंगे और हमें यकीन है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे। ओके, फिरदौस शमीम नकवी साहब, मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? मुझे आ रही है आपकी। अच्छा सर, बता दें इमरान खान साहब कब कॉल देंगे, क्योंकि हम कॉल सुन के भी ना हम कॉल हो गए, बल्कि ऑन होल्ड ही हो गए, ये वाली पोजीशन चल रही है। और कैसे होगा, पिछले वाले डी चौकी कॉल से ये कॉल कितनी मुख्तलिफ होगी और इस बार कैसे इसमें जान आएगी? क्योंकि मैं माहिर कानून से भी बात कर रहा हूँ, वो भी कह रहे हैं इस एहतजाज का फ़ायदा कोई नहीं, पीपल्स पार्टी वाले भी कह रहे हैं इस तरह एहतजाज का कोई फ़ायदा कोई नहीं। तो क्या मुख्तलिफ होगा इस कॉल में? देखिए, पहली चीज़ तारीख को दोहरा लीजिए, इमरान खान साहब ने आज तक कॉल नहीं की। हमने एज अ पार्टी एक कॉल दी जिसका बड़ा चर्चा है कि डी चौक आना है। हमने कॉल दी लाहौर आना है, हमने कहा संजानी के जलसे पे आना है, हमने कहा स्वाबी के जलसे पे आना है। हमारी हर कॉल के ऊपर लब्बैक कहा गया। अब ये कॉल जो है, क्या कहा गया, ये कॉल इमरान खान साहब देंगे कि दिस इज माय फाइनल कॉल लोगों के लिए। और हमने वादा क्या लिया है लोगों से आज भी जलसे में कि अब एक हदफ है, वो ये है कि हमने इमरान खान को रिहा कराना है। और इमरान खान हमें लगता है रिहा उसी वक्त होंगे जब ये हाइब्रिड निज़ाम गिरेगा। हाइब्रिड निज़ाम को गिराने के लिए मेरे बरादर मोहतरम पीपल्स पार्टी से जो तशरीफ फरमा है, उनको बांग्लादेश की मिसाल मैं देता हूँ। हसीना वाजिद की जितनी अच्छी इकोनॉमी चल रही थी, आप उसके अभी करीब तरीन भी नहीं हैं। जो उनके रिजर्व्स की सूरत हाल थी, उनके खिलाफ बगावत जो हुई वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी हुई। मौला अली का कौल है कि कुफर का निज़ाम तो चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। आप उसको झुटलाना चाहते हैं, झुटला दीजिए। इस वक्त इस मुल्क में फाशिज्म है और जुल्म का दौर दौरा है। जुल्म कई तरीके से होते हैं। आपका ताल्लुक मोस्ट लाइकली सिंध से है, मेरा भी है। अवाम के पैसे पे
टैक्स के पैसे को चोरी करना भी बड़ा जुल्म है। अच्छा मैं शहर कराची शाहजी का रहने शाहजी वाला मैं हूं। आगे जरा बढ़ना चाह रहा हूँ ना आपके ना, मैंने क्योंकि आपके से जवाब लेते हुए भी मुझे काफ़ी इंजॉय करता हूँ ना। आपने हज़रत अली का कॉल सुनाया, मौजूदा सूरत हाल में उसको भी डिनाई नहीं किया जा सकता। आपने बांग्लादेश के एक्चुअल हक़ाइक़ बताया, उसको भी डिनाई नहीं किया जा सकता। सर पुरअमन एहतजाज आपका हक है, लेकिन ये जो कफनाने दफनाने और ये वाली चीज़ें बातें होती है ना, इससे बड़ा नेगेटिव मैसेज आता है कि एहतजाज में कुछ भी हो सकता है। आप अल्फाज के चुनाव को तो अली अमीन गंडापुर को कहें थोड़ा बेहतर बनाएं। जी देखिए, आप और मैं अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं। हमारी कुछ खुसूसियात हैं। हम जज्बाती लोग हैं। हम जब आप जलसे की जबान इस्तेमाल करेंगे तो शहबाज शरीफ कहते थे मैं जरदारी का पेट फाड़ के सारे पैसे निकालूंगा और उसकी लाश जो है वो मैं सड़कों पे घसीटूंगा। उसको सदर बनाए बैठे हुए। ठीक आप शहबाज शरीफ से कहें सारे वो जुमलों की माफी मांगे। ठीक है, मांगे। मरियम नवाज ने जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप के लिए कहा, माफी मांगे ना आप। ठीक है, क्या कहेगी कि जी ये सियासत है, ठीक है, ये हकीकत नहीं है। देखिए, क्या पीटीआई को अपने वर्कर्स को मरवाने का शौक है? ठीक नहीं है। वर्कर्स को जोश दिलाना है, जज्बा दिलाना है, अपने वर्कर्स को ये पैगाम देना है। हमारे साथ हो क्या रहा है? हम में से जो बात कर रहा होता है ठीक उसको वक्त से पहले कि वो लोगों को निकाले, ठीक उसके घर के ऊपर रेड होता है, ठीक उसके घर को तोड़फोड़ दिया जाता है, उसकी अब तो बीवी को भी उठा के ले जाते हैं, उसकी बूढ़ी माँ को भी धक्का देके बिस्तर से फेंक देते हैं चाहे उम्र 100 साल हो। ठीक आप उसके बच्चे के जनाजे पे उसको आने नहीं देते। आप नहीं मैदर पंसोटा की शक्ल देख लीजिए, वो आदमी पहचाना नहीं जाता कि 20 दिन पहले का आदमी इंतजार और ये पंचोटा। आदमी एक ही आदमी है। इंतजार पंचोता की बात कर रहे हैं हम। जी, इंतजार पंचोटा की बात कर रहा हूँ। उससे है। पहले सदाकत अब्बासी की बात कर रहा हूँ। उससे पहले आप उस्मान डार की बात कर लें, बहुत सारे लोगों की ठीक बात है, करें। मैं शहरियार आगे, आपका आफरीदी पॉइंट की आ गया, बात मैं कर आगे लें। बढ़ जाता हूँ क्योंकि इन मैं सब शक्लें देख लें, इन सब की शक्लें किधर गायब रहे, ठीक कोई है, सवाल नहीं। ठीक है, मैं जरा आप- गुफ्तगू को बढ़ाना चाह रहा हूँ आगे। आता हूँ नकवी साहब, स्वाति दोबारा का आता हूँ रोज़ा आपके पास। देख लें, आदम स्वाति का रोजा देख ले कि मेरी बीवी की तस्वीरें जो आम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तारा औरंगजेब साहबा को शामिल करूं जी। तारा औरंगजेब साहबा जरा आप बता दें, इमरान खान इस महीने एहतजाज की बकौल फिरदौस शमीम नकवी साहब पहली बार कॉल देने जा रहे हैं, पहली बार कॉल देने जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा थ्रेट फील हो रहा है? क्योंकि इस बार तो मैंने आपको बताया वो जुमले भी ऐसे इस्तेमाल हो गए। अब नकवी साहब कह रहे हैं कि वो सियासी जुमले हैं, कफन दफन ये वो सब चीज़ें। क्या करेंगे अगर आ गए 3-4 लाख बंदा? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत दिलचस्प सवाल किए, मैं सुन रही थी। जी जी, देखिए, नकवी साहब की बात सही कह रहे हैं कि जलसे के अंदर जो मरने मारने की धमकियां दी जाती हैं, कफन दफन की, हकीकत का इनसे ताल्लुक नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि बानी पीटीआई ने अगर ये कहा है कि नवंबर में मैं आखिरी कॉल दूंगा, तो ये जरूरी नहीं है कि ये आखिरी कॉल हो, ठीक है, क्योंकि मुझे ये नहीं लगता कि पाकिस्तान के अंदर कोई चीज़ हटवी किसी वक्त हो सकती है। और दूसरी बात ये है कि पीटीआई का जो वर्कर है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो पीटीआई की क़यादत थी वो मुझे गायब नजर आती है। असेंबली के अंदर जीतने के बाद भी और असेंबली के बाहर जो लोग बड़े ठीक है। सरदा थे और हारे हैं वो भी, ये मुझे नहीं समझ लगता कि एक सवालिया निशान है कि वो लोग कहाँ चले गए और वो क्यों गायब हो गए। और दूसरी बात ये है जी तारे साहब, दूसरी बात ये है कि पीटीआई के बानी अगर ये समझते हैं कि आखिरी कॉल जो है नवंबर में दूंगा और इसी के साथ मेरी रिहाई मुमकिन है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि गवर्नमेंट को इस बात से कोई थ्रेट होगी। ठीक है। या समझते हैं, क्योंकि जो मौसम बुरा था ना सियासी, ठीक है, वो गुजर गया है।
जो जी। तब IMF से हमारी बात हो रही थी, हमें कुछ ये भी था कि काम होगा नहीं होगा, ठीक है। वो उस सूरत हाल से गवर्नमेंट निकलती। अच्छा, वजीर खजाना वैसे मोहम्मद औरंगजेब साहब कह रहे हैं कि नहीं, बुरा मौसम नहीं गुजरा, हमारे तो कर्जे शेड्यूल करने के लिए कोई तैयार नहीं है, ये ऑन रिकॉर्ड बात है। तो इसका मतलब है मौसम बुरा चल रहा है जी। कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टर आ रहा है, महंगाई की माशी सूरत बेहतर हो रही है और महंगाई 36% से 6.7 पे आ गई है। महंगाई बढ़ने की शरह कम हुई है, महंगाई नहीं कम हुई मैम। महंगाई बढ़ने की मैं कह रही हूँ ना, जो शरह 36% पे थी, 36 थी, ठीक। वो 6.7 पे है। ठीक है, मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ ना ताहिर साहब, मैं दोबारा ब्रेक के बाद आप ही से शुरू कर लेते हैं, एक के बाद आते हैं दोबारा। वेलकम बैक। हाफिज एहसान अहमद साहब, मुझे 2-3 क्वेश्चन हैं, मुझे ज़रा उसका कोई आंसर कर दें। ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में भी 17 जजेस की असामियाँ खाली हैं, 17 जजेस आ रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी जजेस की तादाद बढ़ती जा रही है। आप समझते हैं कि ये वक्त की ज़रूरत है या हाकिम में वक्त की ज़रूरत है, क्या समझते हैं आप? जी हाफिज एहसान साहब, मेरी आवाज़ पहुँच रही है आप तक? जी हाफिज हसन साहब, मेरा सवाल है कि अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी 17 जजेस आ रहे हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी जजेस बढ़ाए जा रहे हैं, वाकई वक्त की जरूरत है ये? सलमान, ये पीछे शोर आ रहा है, आपकी आवाज समझ नहीं आ रही। अच्छा, समझ आ रही। हम दोबारा इसको कनेक्ट करते हैं। प्रोड्यूसर आप अब ठीक हुआ। अच्छा, मुझे बता दें, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ गई है, वाकई वक्त की जरूरत थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से भी यही है कि उधर भी जजेस की तादाद बढ़ रही है, कि वाकई किसी शख्स की जरूरत है या हुकूमत वक्त की जरूरत है, आप समझते हैं? देखें सलमान, अगर इसको आप इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस देखें तो पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के मुतालिक जब भी बात की जाती है, इसके अंदर बेहतरी की जो गुंजाइश मौजूद है वो तीनों एरियाज़ के अंदर है। नंबर 1, इस मुल्क के अंदर आबादी के हिसाब से या पेंडेंसी के हिसाब से जजेस नहीं हैं, चाहे आपकी सुप्रीम कोर्ट है, चाहे आपकी हाई कोर्ट्स हैं, चाहे आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। इस मुल्क के अंदर आउटडेटेड एक अंग्रेज़ का कॉलोनियल जो है वो प्रोसेस जो है, प्रोसीजर चल रहा है, जो आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर है और दूसरा जो आपका सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर है, जो 125 साल पुराने सिस्टम है जो अभी चल रहे हैं। ठीक है। और तीसरा जो बुनियादी तौर पर इसके अंदर है कि पाकिस्तान के अंदर जो जुडिशल अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस है उसके ऊपर हमेशा से बहुत बड़ा क्वेश्चन मार रहा है, चाहे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। अब आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की है, मैं आपको बताता हूं कि 97 के अंदर जब PMLN की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने इसकी 17 तादाद जो थी वो फिक्स की थी। उस वक्त हमारे मुल्क की आबादी थी 131 मिलियन और रफली सुप्रीम कोर्ट के अंदर 22,000-23,000 केस पेंडिंग था। ठीक है। अब 2024 के अंदर आपकी आबादी हो गई है 250 मिलियन से ज्यादा और आपकी केसेस की पेंडेंसी 60,000 से ज्यादा है और लोगों की बारी नहीं आती, तो आपके अलावा इसके पास ऑप्शन क्या है? एक सेकंड हाफिज साहब रुक जाइएगा, हाफिज साहब रुके जरा प्लीज। सुप्रीम कोर्ट जो है यूएसए की, उसमें 9-10 जजेस हैं और जो उधर के केसेस हैं वो तकरीबन 58,000 से 60,000 उधर भी हैं और 9 जजेस पूरे अमेरिका के केस भुगत रहे हैं। हमारे हमसाए इंडिया में चले जाएं, उनकी माशाल्लाह से 1.25 अरब की आबादी है, जजेस उनके भी 30, 32, 33 ही हैं। तो पाकिस्तान में ऐसा कौन सा काम हो गया, हालांकि जितने भी पेंडिंग केसेस हैं वो तो ज्यादातर लोअर कोर्ट्स में हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में तो बाकायदा तौर पर ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं नियत किसी और चीज की। मुझे इसको क्लियर कर दे प्लीज। नहीं सलमान आप देखें, ठीक है, इंडिया के अंदर इस वक्त जो है 34 जजेस हैं और 85,000 उनकी पेंडेंसी है। ठीक है। ये जो 1.5 बिलियन का आप इशू पॉपुलेशन को छोड़ें, उनके पास 84,000 समथिंग केसेस है और उन्होंने 34 जजेस लगाए हैं और 2019 के अंदर उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाई है। अमेरिका के अंदर सारी सुप्रीम कोर्ट जो 9 जजेस जब बैठते हैं तो साल के अंदर 60 से 70 केस सुनते हैं, वहां पे 58,000 की पेंडेंसी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनकी जो फेडरल कोर्ट जिनको सुप्रीम कोर्ट उनकी का स्टेटस है वहां पे बात खत्म होती है। हमारे यहाँ ये है कि आपके जजेस की, आपकी वीजा वर्स पॉपुलेशन की और आपकी पेंडेंसी की, अब आप ये देखें कि हमारी पेंडेंसी 30 लाख के करीब पहुंची हुई है, सुप्रीम कोर्ट 60,000 से ज्यादा है, हाई कोर्ट के अंदर 5 से 7 लाख। मुझे जो आपकी बात समझ आई ना सर, आपने जो कंपैरिजन दिया अमेरिका से और इंडिया से, तो मुझे ऐसा लगता है कि जजेस की ज़हनी स्टाफ को बढ़ाना ना, नहीं मैं ग्राउंड रियलिटी जी सर, तो इसका मतलब है जजेस की जो एक्सपर्टीज है ना उसको बढ़ाने की जरूरत है, ना कि जजेस की तादाद को बढ़ाने की जरूरत है। अगर आबादी है ना तो वो देखें ना कि आपने इंडिया की बात की है जी,
एहसान साहब, मैं जरा आगे बढ़ जाऊं। हमारी जो रैंकिंग है वो 130 पे है, इंडिया की 77। हाँ, तो बेशक 134 पे जज कर ले। एशिया के अंदर सबसे लोस्ट पहुंचे हुए हैं। जी सर, फिर 134 जज भी कर ले तो फिर हमने रैंकिंग तो ऐसी ही रहनी है ना, क्योंकि ये तो अब मुझे थोड़ी सी और टेक्निकल चीज बता दें। नहीं है ये आर्गुमेंट नहीं, मुझे एक और चीज बता दें सर। जी जी, मुझे जस्टिस अमीनुद्दीन साहब इस वक्त वाकई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी साहब से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बल्कि सुपर जज बन गए, ये मुझे बता दें 26वीं आईनी तरमीम के बाद और स्पेशली ये आईनी बेंच के क़याम के बाद। सलमान इस तरह नहीं है, बिल्कुल इस तरह जो हमने परसेप्शन बनाया हुआ है ना, चूंकि बात यह है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का इंटरेस्ट जो है वो इनके पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के अंदर है और वहां पे ये चाहते हैं कि हमारे मर्जी के जज लगें और ये पिछले 8-10 साल से चल रहा है। आप ये देखें कि कब मर्जी का जज या मर्जी का बेंच नहीं बना। अब अगर पार्लियामेंट ने एक मैकेनिज्म बनाया और उन्होंने 2 जगह इसको कर दी है, एक तरफ चीफ जस्टिस है और उसी चीफ जस्टिस से उस जुडिशियल कमीशन को प्रिजाइड किया है और वो फॉर्मूला अगर आपकी पार्लियामेंट ने तय किया है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का पीटीआई के कहने के ऊपर जो है, और ये मैं कहता हूं बिल्कुल वर्केबल इसलिए नहीं है कि ना आपको जुडिशियल कमीशन के अंदर दुनिया भर के अंदर ऐसी एग्जेक्टिव की इंटरफेरेंस नहीं लगती कि जहां के ऊपर एग्जेक्टिव बैठ के फैसले करेगी कि हमने कौन से केसेस कहां भेजने हैं या किस तरह लगाए जाने हैं या उन्हीं के केसेस वहां पे आएंगे। और दूसरा ये है कि आपने उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जिसको हेड आपने बनाया है उसको आपने टारगेट भी करना शुरू कर दिया है, जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को जिस तरह करते थे। तो ये मैकेनिज्म सलमान वाइबल नहीं है, लेकिन चूंकि कॉन्फ्रेंस के अंदर आके पॉलिटिकल पार्टी सबका एग्रीमेंट हुआ और मैं ये आपको बताता चलूं कि अल्टीमेटली ये सुपरमैन और नॉन सुपरमैन जो है ये उसी सूरत चीजें ठीक होंगी कि जब इस मुल्क के अंदर क्लियर डिवीजन ऑफ जुरिस्डिक्शन क्लासिफिकेशन आप कर देंगे कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे फेडरल गवर्नमेंट या आपके प्रोविंसेस के अंदर, फिर मामला आगे जाएगा। चले जिनके साथ मिलकर हुकूमत ने किया उन्हीं से बात करते हैं। जमीर हुसैन साहब, अब मुझे ये बताएं, पीर के रोज भी कुछ आनन फानन बिल पास हुए हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी इसमें लूप में थी? कोई मजबूरी थी पीपल्स पार्टी की या पीपल्स पार्टी की मर्जी के बगैर हुआ? क्योंकि भुट्टो साहब ने तो सर्विसेज चीफ्स की जो मुद्दत मुलाजमत थी वो 3 साल रखी थी, अब उनके नवासे साहब शामिल हैं इस 5 साल करने में? जरा एक बार कैटेगोरिकली क्लियर करके बता दें प्लीज। देखिए, जो पहले तो मैं हाफिज साहब की बात को आगे बढ़ाऊं थोड़ा एक मिनट में। हाफिज साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अमेरिका में जो आपने मिसाल दी, अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट को सिविल एंड एपीलेट जुरिस्डिक्शन नहीं है, वहाँ हर सूबे में एक सुप्रीम कोर्ट है, बल्कि टेक्सास में 2 सुप्रीम कोर्ट हैं और सिविल और क्रिमिनल केसेस के लिए। तो अमेरिका में इस हिसाब से 53 सुप्रीम कोर्ट हैं और जो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस देखती है। तो हमारे यहाँ 53 जो अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट है उसके बदले जो है वो आप जो है रख रहे हैं 34 जज। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के आवाम के साथ अगर हमारा तो ये था कि हर सूबे को सुप्रीम कोर्ट दे दें और उधर हाई कोर्ट भी है सर। सर अमेरिका में हाई कोर्ट्स भी है सर। सेनेटर साहब, अमेरिका में हाई कोर्ट्स भी है ना। अमेरिका में अपना जो है वो हर स्टेट का अपना सिस्टम है और यहाँ से जो हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है, नीचे सारी हियरार्की वही है। अच्छा, मेरे सवाल का जवाब दे दें सर। अमेरिका में जो 50 अब मेरे सर सवाल का जवाब दे दें। ये जो बिल पास हुए हैं जिसमें सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की गई है, पीपल्स पार्टी लूप में, बिलावल साहब मुकम्मल तौर पर उनको एतमाद में लिया गया इसमें? देखिए, हम कहते हैं कि ये जो भी लेजिस्लेशन हो, हमारा 26 अमेंडमेंट पर वही ये मौक़िफ़ था कि वो अमेंडमेंट जो है वो की जाए, लॉ में बिल्कुल होती है, पार्लियामेंट का काम ही है अमेंडमेंट करना। तो इसको जो है वो ट्रांसपेरेंटली किया जाए और ओपनली किया जाए, नहीं कि इसको जो है वो किसी पार्टी को जो है किया गया, इस कानून साजी में किया गया ट्रांसपेरेंटली, पीपल्स पार्टी को लूप में लिया गया। सर मुझे इसका आंसर कर दीजिए प्लीज। देखिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो भी लेजिस्लेशन है हमने बिल्कुल जो है वो गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। वी आर पार्ट ऑफ द कोalition। हम गवर्नमेंट में हैं नहीं, लेकिन हम गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन पहले चीफ की जो मुदत थी वो 4 साल थी, बाद में 3 साल की गई और उसके बाद अभी 5 साल की गई है। उसका पर्पस ये है कि 3 साल की अगर जो है वो टेन्योर होता है तो 1 साल के बाद चिमिंग शुरू हो जाती हैं और इंस्टेबिलिटी होती है। अगर 5 साल हम करते हैं तो 5 साल में कोई तो वैसे सर अभी भी कम नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा हो रहा है। फिरदौस शमीम नकवी साहब, आप मुझे बताएं, एहतजाज में मौलाना साहब को शामिल कर रहे हैं आप? मैं शाह जी, मुझे आगे बढ़ना है, जमीर साहब मुझे आगे बढ़ना है प्लीज, क्योंकि दामन वक्त में इतनी गुंजाइश भी नहीं है। जी, आप मौलाना साहब को शामिल करना चाहते हैं? और अगर करना चाहते हैं तो बताएं, कोई इमरान खान साहब से मुलाकात मौलाना की या उनके किसी नुमाइंदे की एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कल से खबरें तो थी कामरान मुर्तजा साहब की। पहली चीज ये है कि हम
सब पाकिस्तानियों को दावत दे रहे हैं कि हक के लिए खड़े हो जाओ। किस चीज के लिए? हक के लिए। अगर आप इजाजत दें तो एक आध शेर भी सुना दूं, वरना आगे बढ़ता हूं। नहीं, आप शेर सुना दें, मगर पाकिस्तान में हक इस वक्त ताकत के साथ है, हुकूमत के साथ है। ये देखिए, हक को हक कहने से जो डरते नहीं है, मर भी जाएं अगर तो मरते नहीं हैं। होता है मकसद बस हसूल रज़ाए इलाही, होता है मकसद बस हसूल रज़ाए इलाही। मोमिन दुनिया की खातिर लड़ते नहीं है। ठीक है, मोमिन दुनिया की खातिर लड़ते नहीं है, हक के लिए लड़िए। ठीक है, तो कोई भी हक के लिए लड़ने को तैयार है, वेलकम। मौलाना हो या आपके बिलावल हो, हक तो पहचानिए। तो मेरे ब्रदर हाफिज एहसान अहमद साहब ने बड़ी रवानी से डिफेंस कर दिया। मैं तो सिर्फ उनसे पूछना चाहता हूं, क्या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के मेयार में इजाफा हुआ या कमी आई? अगर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिहाज से कागज पे ही सही, अमली तौर पे नहीं, कागज पे ही सही, अगर 5 मुंसिफों को बिठा दे दुनिया भर से, अगर वो ये कह दे कि जो निजाम पाकिस्तान ने अब अपनाया है, ठीक है, वो माजी के निजाम से बेहतर है, तो मैं सारे पूरी कौम से माफी मांगने को तैयार हूं ठीक है जी। कि मैंने उनकी। दूसरी चीज, सर जरा क्विक आंसर कर दें, मेरे पास 1 मिनट है, मैंने तारा औरंगजेब साहबा के पास भी जाना है। प्लीज सर, प्लीज समेट दें बात को। ने जो खुद अमेरिका के कोर्टों के बारे में कहा है, थोड़ा सा पढ़ लें, विकिपीडिया पे जाके अपने सवाल को दोहरा दें। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए, वहां का ट्रायल का तरीका, वहां का ज्यूरी सिस्टम, वहां की डेट्स, उस निजाम को इस निजाम से कंपेयर करना लोगों ठीक है को सर। गुमराह कर। अच्छा, मैं तारा साहबा के पास बढ़ूं जरा, क्योंकि इस निजाम का वो बहुत बड़ा हिस्सा है, सलमान, उनकी एक जमात का बड़ा। सर मुझे प्लीज, मेरा वक्त। अच्छा हाफिज एहसान साहब, जरा आप 10 सेकंड में कवर करते हैं, 1 सेकंड के बजाय मैं आपको 10 सेकंड देता हूं। बिल्कुल मैं कर लेता हूं। जी, प्लीज। देखें फिरदौस भाई ने जो बात की है, इस पूरी अमेंडमेंट के अंदर 2 चीज़ों का चार्ज किया गया। एक प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी पे कहा गया है और दूसरा जजेस की अपॉइंटमेंट पे बात की गई है। अगर हम 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन, जो ओरिजिनल 1973 था, अगर उसके अंदर जाएं तो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के लिए प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी नहीं था। और अगर अपॉइंटमेंट्स के ऊपर जाएं तो अपॉइंटमेंट सारी एग्जीक्यूटिव के पास थी, जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान करता था। तो कॉन्सेप्ट तो उस वक्त भी सेपरेशन ऑफ पावर, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का था। इंडिया के अंदर आज भी जितने जजेस हैं लगाता है, अकाउंटेबिलिटी पार्लियामेंट करती है और प्रिंसिपल सीनियरिटी नहीं है। आज के दौर के लिहाज से इनके लिए जो आपने तरमीम की है, उससे निजाम बेहतर हुआ है। अच्छा ठीक है, मैं ये निजाम बेहतर हुआ, मैं तारा औरंगजेब साहबा से बात कर रहा हूं। तारा साहबा, अब सर्विसेज चीफ के टेन्योर में भी इजाफा हो गया, बकौल पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब के आईनी ब्रेक डाउन का जो खतरा था वो अब टल गया है। अब बाकी सब चीजें आपके कंट्रोल में आ गई हैं, आपने सर्विसेज चीफ्स को एक्सटेंशन दे दी, मुद्दत मुलाजमत में तौसीह कर दी, ऐसा ही है? आपने फरमाया था ब्रेक के बाद मैं आपके पास आऊंगा, नहीं, मैं वो वक्त गुजर गया। बात ये है कि पाकिस्तान में माशी और सियासी सूरत मेरे समझ के मुताबिक बेहतर हो रही है, और जो हमने टेन्योर बढ़ाई है वो इसलिए किया गया है, तीनों एयर चीफ और आर्मी चीफ और नेवल चीफ की, ताकि जो भी प्लान इस मुल्क की दफाई जरूरियात के लिए, इस मुल्क के सोल्जर्स के लिए, इस मुल्क की अवाम के लिए और इस मुल्क के अदारों के लिए जो चीज़ बेहतर कोई चीफ बनाए, तो 5 साल का अरसा होना चाहिए जिस पर वो अमल दरामद कर सके। ठीक है, यानी इदारे ने किसी किस्म का कोई अदा नहीं किया कि उनके सर्विसेज चीफ्स को किसी किस्म की एक्सटेंशन दी जाए। ये पाकिस्तान की पार्लियामान ने खुद किया है कि वो चाहते हैं कि पॉलिसी की कॉन्टीन्यूटी रिक्वायर्ड रहे। बहुत शुक्रिया ताहरा औरंगजेब साहब, फिरदौस शमीम नकवी साहब, सेनेटर बैरिस्टर ज़मीर हुसैन घोबरू साहब और हाफिज एहसान अहमद साहब। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।